अब हमको पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैंने बोला आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। और V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो यहाँ पर दो चीज समझते हैं। करंट की जो पीक वैल्यू है वो है आई नॉट, वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है वो है वी नॉट। इसमें कोई समस्या? नो सर। तो यहाँ पर हम एक चीज डिफाइन करेंगे जिसको आज के बाद आप याद रखोगे, जिसे कहते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं बेटा? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं? अल्टरनेटिंग करंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो फेजर की पूरी अलजबरा ही आनी चाहिए, पर हम एक आपको ऐसा जुगाड़ सिखाएंगे जिसमें बिना अलजबरा के भी आपका काम बन जाएगा। तो आपको सवाल, सारे सवाल हो जाएंगे इससे। फेजर डायग्राम में हम जो पीक वैल्यू होती है ना, उसका वेक्टर बनाते हैं। जैसे करंट, देखो करंट की पीक वैल्यू है आई नॉट, तो मैं एक वेक्टर बनाऊंगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा आई नॉट। ये कहलाएगा करंट का फेजर। इसी तरीके से अगर मुझे वोल्टेज का फेजर बनाना है, तो वोल्टेज का फेजर जो बनेगा उसका मैग्नीट्यूड वी नॉट होना चाहिए। लेकिन जरा ध्यान से अगर देखें तो करंट और वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस है वो फाई का है। दिख रहा है इतना? यस सर। तो जब आप फेजर डायग्राम बनाओगे तो उस डायग्राम में ऐसे बनाओगे, और ये होगा वी नॉट, वोल्टेज का फेजर। और इस फेजर में जो वी नॉट है वो ये एंगल फाई होगा। तो अब आप देखो इधर ध्यान से, जो वोल्टेज है वो करंट से फाई एंगल आगे है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है आगे, क्लॉकवाइज का मतलब होता है पीछे। जैसे अगर मैं आपसे देखूं, मान लीजिए मैंने कहा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। मैंने कहा फेजर बनाओ, तो इस बार जो फेजर बनाओगे वो अगर आई नॉट ऐसे बनेगा तो वी नॉट ऐसे बनेगा बेटा। यानी कि जो वोल्टेज है वो करंट से फाइव एंगल पीछे होगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। फेजर डायग्राम का मतलब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। क्यों हम ऐसा पढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑल्टरनेटिंग करंट में अभी आपको धीरे 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 ये समझ में आएगा कि यहाँ पर करंट को और वोल्टेज को हमको वेक्टर्स की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको वेक्टर्स की तरह ट्रीट करना पड़ेगा करंट और वोल्टेज को। और यही फर्क होता है एसी सर्किट और डीसी सर्किट में। डीसी सर्किट में क्या होता था? डीसी सर्किट में क्या होता था? बोलो बच्चों। डीसी करंट में हम लोग करंट और वोल्टेज पढ़ के आए हैं, पर ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में हम करंट और वोल्टेज को किसकी तरह ट्रीट करेंगे? वेक्टर। क्यों करेंगे वो भी आगे आपको धीरे 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 समझ में आएगा। तो अब जो हमने एक बार आरएमएस वैल्यू पढ़ ली, हमने एक बार एवरेज वैल्यू पढ़ ली, तो अब हम इस लायक हो गए हैं कि हम एसी सर्किट्स को पढ़ना शुरू करें। पर यहाँ पर क्योंकि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, तो सबसे पहला काम जो हमको करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर, ये जो तीन चीजें हमने डीसी सर्किट में भी पढ़ी थी, हमें देखना पड़ेगा कि इन तीनों चीजों का बिहेवियर एसी सर्किट्स में किस तरीके का होता है। एक बार मैं इनके बिहेवियर को स्टडी करूंगा तभी मैं इसके कॉम्बिनेशन को बना पाऊंगा। जैसे हमने वहां कॉम्बिनेशन बनाया था आर सी आर एल, ये सब बनाया था, वही चीज हमें यहाँ पे भी बनानी पड़ेगी। बोलो बात समझ में आती? यस सर। तो पहली चीज, बिहेवियर ऑफ रेजिस्टर। हम लोग किसका बिहेवियर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं? रेजिस्टर का। तो आप ऐसे मानो कि मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है आर, और ये एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है। याद रखना बेटा, आज तक आप वोल्टेज सोर्स को ऐसे दिखाते थे, वी वोल्ट। ये डीसी बैटरी का साइन होता है, एसी बैटरी का साइन ये होता है जो मैंने बनाया हुआ है। एंड लेट अस से दिस इज वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी।
तो हमें पता है कि कुछ टाइम के लिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, बाद में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमें पता है। अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स की खास बात यही होती है, तभी तो करंट की डायरेक्शन उल्टी होती है। तो अगर हम देखते हैं कि रेजिस्टर का क्या बिहेवियर है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो कैसा होगा, उस करंट की वैल्यू क्या होगी, फेजर डायग्राम कैसा होगा, ध्यान से सुनते हैं। तो मान लो किसी भी इंस्टेंट पर इसमें करंट ऐसे जा रहा है, किसी भी टाइम पर इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो अगर मैं किरचॉफ लॉ लगाऊं इस पॉइंट ए से और घूमता हुआ आ जाऊं, तो क्या आपको दिख रहा है आई आर का ड्रॉप है और वी नॉट साइन ओमेगा टी का गेन है ना? Yes, sir. तो आई बराबर क्या आ गया, वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. इसमें से वी नॉट बाई आर को मैंने एक नाम दे दिया आई नॉट, तो करंट आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। विचित्र बात देखिए, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट हो गई पीक वैल्यू जो होगी वी नॉट बाई आर, वोल्टेज की पीक वैल्यू डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। बोलो क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे Yes, sir. हो? इसका मतलब यहाँ से पहली चीज जो हमने सीखी वो सीखी कि करंट की पीक वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वो क्या होगा, वोल्टेज की पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई, अरे करंट की पीक वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज की पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई। Resistance. पक्की बात है। दूसरी चीज जरा देख के बताओ बच्चों, अच्छे से देखो, जो करंट आपने निकाला है और जो वोल्टेज है, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है? No, sir. वोल्टेज में भी वी नॉट साइन ओमेगा टी है और करंट में भी आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो इसका जब मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो फेजर कैसा बनेगा, इसका फेजर डायग्राम ऐसा बनेगा कि करंट का फेजर मैं ऐसे बनाऊंगा आई नॉट से, और वोल्टेज का फेजर मैं ऐसे बनाऊंगा वी नॉट से। और दोनों सेम डायरेक्शन में क्यों बनाया मैंने, क्योंकि दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, कोई फेज का डिफरेंस नहीं है, तो सेम डायरेक्शन में दोनों को दिखा देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि रेजिस्टेंस में जब हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हैं तो उसमें करंट पास करती है और वो करंट सेम फेज में होती है वोल्टेज के। क्या ये बात चमकी कि नहीं? Yes, sir. क्या कह रहे हो बेटा, कुछ कह रहे हो बच्चे? चलो, क्या लिखा है? Behavior of capacitor. अब देखो कैपेसिटर देखते हैं। तो मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है सी, ये पॉजिटिव नेगेटिव, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत? No, sir. अब देखो कैपेसिटर वाले इसको ना बहुत ध्यान से सुनना, इससे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। देखो समझो, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर इसमें मैं करंट निकालना चाहता हूँ, मान लो किसी भी टाइम पे मुझे करंट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा इसको सोचना पड़ेगा। अगर मुझे करंट निकालना है तो मैंने बोल दिया कि मान लेते हैं किसी भी टाइम पर कैपेसिटर पे एक चार्ज है क्यू का, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। जब आप ऐसे लगाओगे तो किसी भी टाइम समय पर कैपेसिटर पे चार्ज क्यू मान लिया, और हमने ये ए पॉइंट पकड़ा और घूम के ऐसे करके किरचॉफ लॉ लगा दिया। तो मेरे ख्याल से हम सबको दिख रहा है कि सर क्यू बाई सी का जो ड्रॉप है वो वी नॉट साइन ओमेगा टी के गेन के बराबर है। पहले बताइए ये स्टेप समझ में आई? क्लियर है? Yes, sir. तो क्यू कितना आया यहाँ से, क्यू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर क्यू आ गया और मुझे करंट चाहिए तो करंट हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करके ये हो जाएगा सी ओमेगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी। क्या ये बात मानते हो? Yes, sir. तो बताओ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ आई बराबर वी नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्या मैं करंट को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. करंट की पीक वैल्यू क्या है? V naught upon 1 upon omega c. पहला चीज तो ये समझिए, जरा इसको देखिए और इसको देखिए। ये जो साइन होता है ये तो डायमेंशनलेस होता है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir.
ओहम्स लॉ में क्या हमने पढ़ा था, करंट इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। यस सर। तो यहाँ पर तो ये चीज बिल्कुल सही दिख रही है, वी बाई आर है, ऊपर वोल्टेज है नीचे आर है, साइन जो है वो क्या है, वो डायमेंशनलेस है। तो इसका मतलब क्या तुमको समझ में आता है कि सर ये जो 1/ओमेगा c आपने लिखा है, ये पूरा जो है इसके डायमेंशंस तो रेजिस्टेंस के ही होने चाहिए, यानी कि ये पूरा रेजिस्टेंस की तरह ही होना चाहिए। बोलो समझ आया कि नहीं है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। 1/ओमेगा c किसकी तरह बिहेव करना चाहिए? रेसिस्टेंस की तरह। रेजिस्टेंस की तरह। साइन, क्योंकि जो आगे साइन लिखा हुआ है वो तो क्या है, उसके कोई डायमेंशंस होते हैं कि डायमेंशनलेस होता है? डायमेंशनलेस। आई होता है वी बाई आर, तो अगर ऊपर वोल्टेज लिखा हुआ है तो ऐसा होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यस सर। तो अब एक चीज समझिए, इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो 1/ओमेगा c है, ये जो 1/ओमेगा c है, ये वो रेजिस्टेंस है जो कैपेसिटर ऑफर कर रहा है अल्टरनेटिंग सर्किट को, आया ना? यस सर। सो दिस इज रेजिस्टेंस offered by capacitor to flow of alternating current। अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर ऑफर करता है, और आप याद रखेंगे आज के बाद इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हिंदी में बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्शन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और आज के बाद इसको हम एक्सी से डिनोट करेंगे। यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब कि कैपेसिटर किस प्रकार से रिएक्ट करता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को, उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। तो आज के बाद अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ये कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो मेरा क्या मतलब हुआ, कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? 1/ओमेगा c। इससे मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। सोच के बताओ बेटा, सोच के बताओ, देखिए तुम्हें कितना पुराना याद है। कैपेसिटर डीसी को अलाउ करता है कि नहीं करता है? यस सर। सिर्फ कैपेसिटर डीसी को अलाउ करता है? यस सर। नहीं करता बेटा। क्यों नहीं करता? जरा याद करो, थोड़ा सा पुराने उसमें लेके चलते हैं, ये थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज के लिए ध्यान सुनना। आपको याद होगा हमने ऐसा पढ़ाया था आपको कि अगर एक कैपेसिटर है और उसके साथ एक रेजिस्टर लगा दे और फिर एक बैटरी लगा दे, डीसी बैटरी 20 वोल्ट की, तो फिर ये आराम आराम से चार्ज होता है। इस पर चार्ज की इक्वेशन सी वी इंटू 1 - e⁻टी/-t आती है, याद आ रहा यस सर। है? ये तुरंत चार्ज हो जाता है कि चार्ज होने में टाइम लगता है इसको? टाइम लगता है। टाइम लगता है, और ये ऐसे करके चार्ज होता है, क्यू और टी का ग्राफ ऐसा था, और फाइनली स्टेडी स्टेट में पहुंच के टी बराबर इन्फिनिटी पे चार्ज सीवी हो जाता है। कुछ याद आया? यस सर। लेकिन याद आया कि अगर इसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, सिर्फ कैपेसिटेंस होता, सिर्फ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस की एक खूबसूरत प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर सिर्फ कैपेसिटर को मैं इससे लगाऊंगा तो बेटा चार्ज और टाइम का ग्राफ कैसा होता है? बहुत जल्दी हो जाता है। अब बस चलो याद है, बहुत जल्दी फटाक से चार्ज हो जाता है, और एक बार चार्ज हो गया, एक बार चार्ज हो गया, उसके बाद ये और चार्ज को फ्लो नहीं करने देता। बोलो बात समझ में आई? यस सर। और ये जो टाइम टी नॉट है ना बेटा, ये मिली सेकेंड्स का होता है। कितना टाइम होता है? मिली सेकेंड्स का। इनफैक्ट आपको बताया भी था मैंने कि कैपेसिटर की खूबसूरती ये होती है कि बहुत जल्दी से फटाक से चार्ज हो जाता है और फटाक से डिस्चार्ज हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो एक बार कैपेसिटर बहुत जल्दी से चार्ज हो गया, क्या उसके बाद ये अपने चार्ज को फ्लो करने देगा? नो सर। दैट मीन्स उसके बाद करंट क्या होगी? जीरो। तो इसके लिए हम जनरल सेंस में कहते हैं कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है। कैपेसिटर डीसी को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने का मतलब कि फटाफट चार्ज हो जाता है, उसके बाद फिर डायरेक्ट करंट उसके थ्रू फ्लो नहीं करती। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। एसी को ब्लॉक कर देता है कि एसी को अलाउ करता है? अलाउ करता है। और एसी को वो कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है? 1/। ओमेगा c। तो अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कोई मुझसे पूछे कि कैपेसिटर आखिर डीसी को ब्लॉक क्यों कर देता है, मतलब बहुत छोटे से टाइम के लिए ही चार्ज फ्लो करता है, वो छोटा सा टाइम तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो टाइम ही बहुत छोटा है, उसके बाद करंट क्यों नहीं फ्लो करता? तो अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कैसे? देखो इधर, कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो है 1/ओमेगा c। अब आप बताओ, क्या मैं 1/ओमेगा c को 1/2πfc लिख सकता हूँ? यस सर।
तो बेटा जब डीसी की बात हो रही है, डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। yes sir, बेटा डीसी करंट तो अपनी पोलैरिटी को रिवर्स ही नहीं कर रहा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0, तो अगर मैं इसमें फ्रीक्वेंसी 0 डालूं तो एक्सी कितना आ रहा है? infinite, यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ कि एक कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का मतलब वहां से करंट फ्लो नहीं होगा। समझ आया कि नहीं है? yes sir, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी को क्या करता है? अलाउ allow, कर। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? yes sir, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो ये दिख रहा है, वो यहाँ से दिखेगा कि वोल्टेज हम लेके चले थे वी नॉट साइन ओमेगा टी, जबकि करंट आया है वी नॉट बाई 1/ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। यानी कि करंट और वोल्टेज में पाई/2 का फेज डिफरेंस है और करंट पाई/2 आगे है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? yes sir, तो अगर करंट पाई/2 आगे है तो इसका मतलब इसका फेजर कैसा बनेगा? फेजर ऐसा बनेगा कि अगर ये है आई नॉट करंट, तो ये है वी नॉट वोल्टेज। समझे कि नहीं समझे? करंट पाई/2 क्या है? आगे है। समझ आया कि नहीं आया? yes sir, अब तुम इसको चाहो ऐसे भी बना सकते हो, इसको ऐसे भी बना सकते हो। मतलब इसको तुम ऐसे ही बना सकते हो कि सर अगर हम वोल्टेज का फेजर इधर बना दे तो बिल्कुल बना दो। तो अगर वोल्टेज का फेजर इधर बनाओगे तो करंट स्केयर पाई/2 आगे दिखा देना, बस तो ऐसे पाई/2 दिखा देना, ये भी चल जाएगा। क्या ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? yes sir, तो कैपेसिटिव सर्किट के बारे में दो चीजें याद रखनी होती है। पहली चीज कि कैपेसिटर ऑल्टरनेटिंग करंट को अलाउ कर देता है। मतलब अगर मैं समराइज करूं तो पहला पॉइंट, एसी को अलाउ कर देता है। दूसरी चीज, कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? 1/ओमेगा सी के बराबर। तीसरी चीज, करंट जो है वो लीड करता है वोल्टेज को। लीड करने का मतलब आगे चलता है बाई पाई/2। करंट और वोल्टेज में पाई/2 का फेज डिफरेंस होता है जिसमें से करंट आगे होता है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? yes sir, इसको याद कैसे रखते हैं? देखो, इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ। कैपेसिटर की स्पेलिंग सी से शुरू होती है, करंट की स्पेलिंग भी सी से शुरू होती है। तो ऐसे याद रखना कि कैपेसिटर में करंट आगे होता है, रेजिस्टेंस में करंट आगे होता है कि वोल्टेज आगे होता है, या दोनों सेम फेज में होते हैं? दोनों से, पर यहाँ पर कैपेसिटर में करंट आगे होता है। क्या ये बात समझ में आई? yes sir, यहाँ से मुझे एक पुराना किस्सा याद आ गया। आज से 4 5 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। 2015-16 में एक बार मैं एसी पढ़ा रहा था, तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा एक बात बताओ, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक क्यों कर देता है और एसी को अलाउ क्यों कर देता है? तो उसने देखो मुझे क्या जवाब दिया। तो कितना अच्छा जवाब दिया उसने मुझे। उसने कहा सर, ये होता है कैपेसिटर, तो जो डायरेक्ट करंट होती है ना, डायरेक्ट करंट, वो ऐसे सीधे सीधे आती है इसलिए ब्लॉक हो जाती है। और जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो ऐसे आती है इसलिए इसमें से निकल के चली जाती है। समझ आई? yes sir, ऐसा तुम मत जवाब देना, समझ आ रही है? लॉजिक तो अच्छा है है? सर, लॉजिक तो अच्छा है, लॉजिक तो अच्छा है, तो पेपर में लिखाना फिर इसको, ठीक है? नो सर, तो तुमको भी नंबर अच्छे मिल जाएंगे। बोलो, इतना याद रहेगा बेटा? yes sir, अब आ जाते हैं तीसरे में, बिहेवियर ऑफ। अब हमने रेजिस्टर का पढ़ लिया, कैपेसिटर का पढ़ लिया, तो अगला बिहेवियर किसका पढ़ेंगे? इंडक्टर। शुरू करें? yes sir, देखो बेटा, मान लो मेरे पास एक इंडक्टर है, ऐसे करके, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी।
अब भाई इसमें अगर करंट फ्लो करेगी, मान लो करंट ऐसे करके फ्लो कर रही है, तो करंट अगर ग्रो कर रही है तो हम सबको पता है कि इसमें एक एल डी आई बाई डी टी का ईएमएफ आ जाता है, पता है ना यार। यस सर। तो ए पॉइंट से घूम जाओ और किरचॉफ भैया का लॉ लगा दो जो सब में करते हुए आ रहे हैं। तो तुम्हें दिखेगा एल डी आई बाई डी टी का जो ड्रॉप है वो वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। तो यहाँ से जो डी आई हो जाएगा वो हो जाएगा वी नॉट अपॉन एल इंटू साइन ओमेगा टी डी टी। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो करंट की वैल्यू आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस साइन के साथ कॉस ओमेगा टी। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर। तो अब मेरी बात सुनो, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो बिल्कुल जो भी कैपेसिटर में सीखा उसी लाइन ऑफ एक्शन पे सोचो। पहली चीज, क्या तुमको दिख रहा है कि वो जो ओमेगा एल लिखा हुआ है नीचे वो रेजिस्टेंस ही होना चाहिए? यस सर। ये डायमेंशन से बताते हैं कि आई बराबर वी बाय आर होता है, यानी कि ये जो पूरा माल मसाला है ये होना क्या चाहिए? रेजिस्टेंस। ऑफर्ड बाय, ऑफर्ड बाय इंडक्टर। इंडक्टर। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सएल। एक्सएल बोले तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कि एक इंडक्टर किस तरीके से रिएक्ट करता है। याद रखिएगा एक्स सी होता था 1/ओमेगा सी, यहाँ पे 1 नहीं आता है, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा एल आता है। क्या ये पहली बात समझ में आ रही है? यस सर। दूसरी चीज बेटा, यहाँ पर भी करंट और वोल्टेज में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है, बोलो हाँ या ना। यस सर। लेकिन इस बार जो करंट है वो पाई बाय 2 आगे नहीं चल रहा है, पाई बाय 2 पीछे है ना वोल्टेज से, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। कैसा फेजर कैसा बनेगा बता। चलो मैं बनाता हूँ फेजर। अगर ये करंट की पीक वैल्यू है आई नॉट, तो क्या ये फेजर सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। इसमें तो करंट आगे है पाई बाय 2। फेजर ऐसा बनना चाहिए कि वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 आगे चल रहा है। क्या इतनी बात चमकी कि नहीं चमकी? यस सर। तो अब तक अपने को 3 चीजें पता चल गई, रेजिस्टर, इंडक्टर और मेरा वो रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, तीनों ही ऑल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करते हैं अपने थ्रू, तीनों में ही ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। बस फर्क क्या है, और तीनों ही कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। जो रेजिस्टर होता है वो आर के बराबर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कैपेसिटर 1/ओमेगा सी के बराबर जिसे हमने एक्सी नाम दे दिया, और इंडक्टर ओमेगा एल के बराबर। रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, कैपेसिटर में करंट आगे होता है, इंडक्टर में करंट पीछे होता है पाई बाय 2। तो ऐसे याद रखना कि सी फॉर कैपेसिटर एंड सी फॉर करंट। तो कैपेसिटर में करंट आगे, तो इंडक्टर में करंट पीछे, और रेजिस्टेंस में सेम फेज में। इतना याद रह पाएगा कि नहीं? यस सर। अब क्योंकि हमने तीनों का इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ लिया है कि रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करता है, कैपेसिटेंस कैसे बिहेव करता है, तो अब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे जैसे हमने डीसी में पढ़ा था। पहले आरसी सर्किट पढ़ा था, फिर एलआर सर्किट पढ़ा था, फिर एलसी ऑसिलेशंस पढ़े थे, कुछ याद आ रहा है? यस सर। बिल्कुल वैसा ही अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम एक नई टर्म से मुलाकात आपकी करा देते हैं, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस जेड। एसी सर्किट का नेट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब हम लोग डीसी सर्किट पढ़ते थे, जब हम लोग डीसी सर्किट पढ़ते थे, डीसी सर्किट्स है ना, क्या पढ़ते थे, डीसी सर्किट्स, तो वहां पे जो नेट रेजिस्टेंस होती थी उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या आर इक्विवेलेंट कह देते थे, बोलो हाँ या ना। यस सर। एसी सर्किट्स में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है या नेट रेजिस्टेंस होती है सर्किट की, उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। अब पहला सवाल जो हर इंसान के दिमाग में आएगा कि भैया
जब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो इसे आर इक्विवेलेंट ही बोलते थे। नया नाम क्यों दिया? नया नाम क्यों दिया? बोलो, बात समझ में आ रही? यस सर। और नया नाम इसलिए दिया बेटा क्योंकि ये बिहेवियर आर इक्विवेलेंट जैसा है, पर ये आर इक्विवेलेंट है नहीं। इसको मैं समझाता हूँ अभी, आगे इसका प्रूफ भी दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक रेजिस्टेंस है आर, और ये एक कैपेसिटेंस है सी, और ये एक ऐसे करके कनेक्टेड होते हैं डीसी सोर्स पे। तो रेजिस्टेंस कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है? आर। और ये कितनी ऑफर करता है? एक्सी। और ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। बोलो, सीरीज में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं? यस सर। तो तुम्हारे हिसाब से आर इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए? आर प्लस एक्सी, यस और नो? यस सर। लेकिन जब यहाँ पे तुम एसी सर्किट लगाओगे ना ऐसे करके, और इसका जेड कैलकुलेट करोगे, तो वो आर प्लस एक्सी नहीं आता है। यानी कि वहां जो आपने सीरीज और पैरेलल वाले फंडे पढ़े थे, वो यहाँ पे काम नहीं करते हैं। इसीलिए हमने इसे आर इक्विवेलेंट ना बोलते हुए एक नया नाम देना पड़ा। और क्यों नहीं आता भी आगे इसका प्रूफ भी दिखेगा। यहाँ ऐसा नहीं होता है एसी सर्किट में कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए तो सबको मुंह उठा के जोड़ दो। ऐसे नहीं जुड़ता है। क्यों नहीं जुड़ता है? क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फेजर डायग्राम में कि करंट और वोल्टेज को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आपको खुद से फील आ जाएगी कि कहीं ना कहीं हम रेजिस्टेंस को भी वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बोलो, बात समझ में आ रही यस सर। है? शुरू करते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या बना? पहला कॉम्बिनेशन क्या बना? आरसी। प्लीज, आरसी सर्किट। चलो बेटा, आराम से सुनना। दो शब्द लिखे हुए, एक लिखा हुआ है आरसी, दूसरा लिखा हुआ है सीरीज। दोनों पे ध्यान देना। ये आर है, ये सी है, और ये मेरे पास एक एसी वोल्टेज सोर्स है। क्योंकि पहला पहला सर्किट आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी इज द वोल्टेज, जिसमें से जो आपको वोल्टेज की पीक वैल्यू है वो है वी नॉट। ये R है, ये C है। अब मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो पहली बात, वो कौन सी क्वांटिटी है जो इन दोनों में सेम होगी, R और C में? वोल्टेज या करंट? करंट। करंट, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं। मानते हो? यस सर। अगली बात, अगर करंट की पीक वैल्यू, अगर करंट की पीक वैल्यू हम आई नॉट मान लें, क्योंकि क्योंकि वोल्टेज, बेटा ध्यान से सोचो, जब वोल्टेज टाइम वेरिंग है, ऑल्टरनेटिंग है, तो करंट कांस्टेंट होगा कि करंट भी ऑल्टरनेटिंग होगा? ऑल्टरनेटिंग। तो अगर मैं करंट की पीक वैल्यू आई नॉट मान लूं, तो जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा वी नॉट आर, क्या उसकी पीक वैल्यू आई नॉट इंटू आर लिखी जा सकती है? यस सर। और जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा उसकी पीक वैल्यू आई नॉट इंटू एक्सी लिखी जा सकती है। मानते हो? यस सर। ये दोनों चीजें कहाँ से आ रही हैं? लेट मी गिव यू अ क्विक रिवीजन। ये यहाँ से आ रही हैं बेटा। ये देखो, करंट की पीक वैल्यू इज वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि वोल्टेज की पीक वैल्यू इज करंट की पीक वैल्यू इनटू रेजिस्टेंस। तो जब मैं वी आर की पीक वैल्यू लिख रहा हूँ तो उसका रेजिस्टेंस आर है। जब मैं कैपेसिटेंस के वोल्टेज की पीक वैल्यू लिख रहा हूँ तो उसका रेजिस्टेंस तो एक्सी, इसलिए मैंने एक्सी से गुणा किया। बोलो, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। आओ भाई, फेजर बनाए, फेजर बनाए। यस सर। चलो बताओ, कौन सा फेजर सेम होगा दोनों के लिए? दोनों के लिए सेम क्या होगा? आई नॉट, क्योंकि फेजर में सिर्फ पीक वैल्यू दिखाते हैं। दोनों में करंट सेम है तो करंट की पीक वैल्यू भी सेम होगी। बोलो जल्दी बताओ, हाँ या ना? यस सर। कौन सा वोल्टेज इसके साथ सेम फेज में आएगा? वी नॉट आर। वी नॉट आर। और वी नॉट सी आगे आएगा पीछे आएगा? पीछे। पीछे मतलब इधर आएगा वी नॉट सी। क्या ये बात चमकी? यस सर। अब बताओ, इनको देख के दो वोल्टेज के वेक्टर्स हैं, तो जो नेट वोल्टेज है, नेट वोल्टेज की पीक वैल्यू वो इन दोनों के सिंपल एडिशन से आएगी कि वेक्टर एडिशन से आएगी? वेक्टर एडिशन। इसलिए वेक्टर मानते हैं। तो इसका मतलब अगर इन दोनों वोल्टेजेस को मैं ऐड कर दूं
वी नॉट आर और वी नॉट सी, मतलब दोनों की पीक वैल्यू ऐड कर दूं तो क्या मुझे नेट वोल्टेज की पीक वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ये रहा नेट वोल्टेज का फेजर, और नेट वोल्टेज की पीक वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द नेट वोल्टेज की पीक वैल्यू? V वी नॉट। naught. क्या ये बात समझ आई कि नहीं है? Yes, sir. यानी कि यहाँ पर जो आई नॉट है ये नेट करंट को दिखा रहा है, और वी नॉट नेट वोल्टेज को दिखा रहा है, और क्योंकि फेजर में सिर्फ पीक वैल्यू लिखते हैं तो इसलिए सिर्फ पीक वैल्यू का फेजर बना दिया। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. तो अगला सवाल, कुल मिला के इस सर्किट में करंट आगे है कि वोल्टेज आगे? Current. अगर मैं पूछूं करंट कितना आगे है तो आप कहोगे सर ये वाला जो एंगल है ना फाई, इतना एंगल आगे। एग्रीड? Yes, sir. तो हम ये फाई निकाल लेते हैं, पहले तो फाई निकाल लेते हैं। तो फाई अगर निकाल लें तो क्या आपको दिख रहा है कि tan फाई इज इक्वल टू वी नॉट सी अपॉन वी नॉट आर? एग्री? Yes, sir. वी नॉट सी कैन बी रिटन एज आई नॉट एक्स सी अपॉन आई नॉट आर। आई नॉट कट गया, यानी कि tan फाई अगर मुझे निकालना होगा तो वो एक्स सी बाय आर हो जाएगा। इतने एंगल करंट लीड कर रहा है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय फाई एंगल। तो याद रखना आरसी सर्किट में करंट आगे चलता है फाई एंगल से। चलेगा? Yes, sir. एक चीज बस और निकालनी आनी चाहिए, वो है इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इम्पीडेंस। और अब तुम सोचो, अभी जो मैंने अपनी बात बोली थी मैं बता रहा हूँ, अगर ये डीसी सर्किट होता तो मैं क्या सोचता, मैं कहता ये इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस एक्सी है, और क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हैं तो जेड किसके बराबर होना चाहिए? आर प्लस एक्सी के, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं। जबकि आंसर आर प्लस एक्सी नहीं आएगा, वो मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। बोलिए बात समझ में आई? Yes, sir. जरा फेजर डायग्राम देखिए और बताइए, फ्रॉम फेजर डायग्राम क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का होल स्क्वायर? Yes, sir. दिस वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हाँ या ना? Yes, sir. चलो आप देखो, अब सारी मैथमेटिक्स यही है। वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट आर, क्या वी नॉट आर आई नॉट आर के बराबर है? और क्या वी नॉट सी आई नॉट एक्स सी के बराबर है? Yes, sir. ठीक है, इसमें से शायद आई नॉट बाहर आ जाएगा रूट के, आपको अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट, यानी कि क्या आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर? ये दिखा? Yes, sir. अब बताओ आई नॉट क्या है? करंट की Peak value. वी नॉट क्या है? Voltage की peak value. लेट्स गो बैक टू द सेम रिजल्ट अगेन। ये वाला करंट की पीक वैल्यू इज इक्वल टू वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन रेजिस्टेंस। तो क्या आपको ये समझ में आता है कि सर इसका मतलब बस एक ही है कि ये जो पूरा माल मसाला लिखा हुआ है ये सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस है? Yes, sir. इसी को हमने क्या नाम दिया है? जेड इम्पिडेंस। अब समझ में आया आर इक्विवेलेंट क्यों नहीं बोला? Yes, sir. क्योंकि ये सीरीज वाले फॉर्मूले फॉलो नहीं कर रही। और इसको देख के शायद थोड़ा बहुत तुम्हें फील आ गया होगा कि सर अगर ये जेड अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, अगर ये सीरीज होता तो हमारे हिसाब से तो आर प्लस एक्स आना चाहिए था, जबकि आ रहा है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसका नॉर्मल एडिशन हुआ है कि वेक्टर एडिशन हुआ है? सोच के देख। Factor addition. वेक्टर एडिशन हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं हम रेजिस्टेंस को भी किसकी तरह ट्रीट करके चल रहे हैं। Factor. अब वो कैसे ट्रीट करके चल रहे हैं वो मैं आगे सिखाऊंगा। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब 10 मिनट का समय दे रहा हूँ, अपने आप सोचो और इसी लाइन एक्शन पे सोचो कि आरएल सर्किट के बारे में तुम क्या कह सकते हो। आरएल सर्किट में तुम्हें दो चीजें निकालनी है। सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट में पहली बात कौन आगे चलेगा, कितना आगे चलेगा, और जेड कितना होगा। सोचो एक बार इसी लाइन ऑफ एक्शन पे सीरीज आरएल सर्किट। और ये वाला जो पूरा मैंने एनालिसिस किया है ना, इसको मैं छोटा करके आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आप देख पाओ कि कैसे इसका फेजर डायग्राम बनाना है, सर ने कैसे बनाया था। ट्राई करो जरा एक बार खुद से। आया कुछ? Yes, sir. क्या है बताओ। Sir,
वोल्टेज आगे है करंट से। कितना एंगल? सर tan phi equals to XL upon RR। चलो देखते हैं। अगर ये R है और ये L है और ये AC वोल्टेज सोर्स है, ठीक है भैया, तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम लोग ये काम ये कर सकते हैं कि हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि यहां से हमने करंट लिया I, सेम करंट है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस V0R हो जाएगा I0R, और इसके अक्रॉस जो पीक वैल्यू हो जाएगी V0L, वो हो जाएगी I0XL। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो फेजर बनाते हैं। फेजर में करंट की पीक वैल्यू दिखा देंगे, रेजिस्टेंस वाली पीक वैल्यू इसके साथ दिखा देंगे V0R, और इंडक्टर वाली ऊपर दिखानी पड़ेगी आपको, क्योंकि इंडक्टर का वोल्टेज लीड करता है करंट से π/2। तो नेट वोल्टेज अगर निकालना होगा तो इनका रिजल्टेंट ले लेंगे आप, और वो नेट वोल्टेज V0 आ जाएगा। इस बार वोल्टेज फाई एंगल आगे हमको दिख रहा है। तो सबसे पहले तो अगर हम फाई लिखना चाहें तो tan फाई की वैल्यू हमको दिख रही है V0L अपॉन V0R से, फिगर से। ये हो जाएगा I0 इंटू XL अपॉन I0 इंटू R, यानी कि XL अपॉन R आ जाएगा। tan फाई वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, याद रखना। दूसरी चीज, अगर मुझे इसका Z निकालना है तो फिगर से मुझे दिख रहा है कि V0 का जो स्क्वायर है वो V0L का स्क्वायर प्लस V0R का स्क्वायर है, यानी कि जो V0 है वो इस पूरे का रूट है, ठीक है ना। तो V0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I0XL का होल स्क्वायर प्लस I0R का होल स्क्वायर। I0 इसमें से बाहर आ जाएगा तो ये जाएगा अंडर रूट ऑफ XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर V0। तो यहां से आप लिख सकते हो I0 इक्वल्स टू V0 अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब तो दिख रहा है ना, ये पूरा माल मसाला क्या होना चाहिए सर्किट का? Z। Z होना चाहिए। बोलो बच्चों, क्या इसमें कोई डाउट है? नो सर। समझ में आया पूरी बात कि नहीं आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा और पढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं सीरीज LCR सर्किट। सीरीज LCR सर्किट मतलब इस बार L भी है, C भी है, R भी है। तो देखो भैया, ये हो गया L, ये हो गया C, ये हो गया R, ये एक AC वोल्टेज सोर्स, ये V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है भैया, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो करंट ही वो चीज है, तीनों में सेम है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज की पीक वैल्यू V0L I0XL हो जाएगी, इसके अक्रॉस पीक वैल्यू I0XC हो जाएगी, और इसके अक्रॉस जो पीक वैल्यू है वो I0R हो जाएगी। अब अगर मैं फेजर बनाऊं तो भैया मैं क्या बनाऊंगा? फेजर कुछ ऐसा बनेगा कि करंट तो सेम आएगी, करंट का फेजर तो सेम आ जाएगा तीनों के लिए I0, लेकिन दिक्कत आएगी वोल्टेज में। तो पहली चीज V0R इसके साथ बना देंगे, ठीक है। नीचे आएगा V0C और ऊपर आएगा V0L। क्या ये फेजर समझ में आता है? यस सर। अब अगर मुझे नेट वोल्टेज निकालना है तो नेट वोल्टेज किस बात पे डिपेंड करेगा समझो। जो ऊपर V0L लिखा हुआ है दैट इज I0XL, और जो नीचे V0C लिखा हुआ है दैट इज I0XC।
तो सारी चीजें डिपेंड करेंगी एक्सएल और एक्ससी की वैल्यूज पर, क्योंकि आई नॉट तो सेम है। अगर एक्सएल बड़ा होगा तो ऊपर वाला वेक्टर बड़ा आएगा, एक्ससी बड़ा होगा तो नीचे वाला वेक्टर बड़ा आएगा। तो इसके लिए हम लोग केस बना लेते हैं। केस नंबर 1, पहले केस में हमने माना एक्सएल एक्ससी से बड़ा है। तो अगर एक्सएल एक्ससी से बड़ा है तो वी नॉट एल वी नॉट सी से बड़ा है। वो नहीं मानते कि नहीं मानते? यस सर। इसका मतलब इस वाले वेक्टर का और इस वाले वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो किधर आएगा? ऊपर। ऊपर की तरफ आएगा। और ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा, दिस विल बी वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। एग्रीड? यस सर। और जो नेट वोल्टेज होगा उसके बाद इसमें इसको जोड़ देंगे वेक्टर की तरह। तो क्या ये नेट वोल्टेज वी नॉट आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। और अब मुझे दिख रहा है कि जो वोल्टेज है वो फाई एंगल लीड कर जाएगा करंट से। यानी कि हम बोलेंगे कि जो वोल्टेज है वो लीड कर गया है करंट को। और अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया फाई निकाल लोगे, तो हम कहेंगे बिल्कुल निकाल लेंगे भाई। tan फाई वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी अपॉन वी नॉट आर। आई होप अब तक हर बच्चे को समझ में आ गया होगा ये एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर आ जाएगा, क्योंकि आई नॉट सब में से कट जाएगा। समझ आया? यस सर। इतना एंगल फाई एंगल कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज। करंट को। अगला सवाल आता है, सर जेड कैसे निकालेंगे? तो जेड बेटा फिगर से दिख रहा है, जो फिगर कह रही है वो करते जाओ, अपने आप पहुंच जाओगे जेड तक। फिगर ये कह रही है कि जो वी नॉट है वो है अंडर रूट ऑफ, जो वी नॉट है वो है अंडर रूट ऑफ वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट आर का होल स्क्वायर। डू यू एग्री? यस सर। अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट आर का होल स्क्वायर। इस पूरे में से आई नॉट कॉमन निकाल लीजिए, आपको रूट में मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट। यानी कि आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अगर ये आ गया, अगर ये क्या हो गया, ये ऐसा आ गया, तो इससे अपने को एक चीज समझ में आ जाती है कि जो नीचे पूरा माल मसाला लिखा हुआ है, दिस होल, यही क्या है सर्किट का? जेड। जेड। याद होना चाहिए आपको। रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब देखिए, ये तो हुआ केस 1 की बात, जिसमें आपने एक्सएल को एक्सी से बड़ा मान लिया था। एक बार दोबारा वही फेजर बनाते हैं, एक बार दोबारा वही फेजर बनाते हैं। और वो फेजर क्या था, जरा याद दिलाता हूँ मैं आप सबको। उस फेजर में आपने ऐसे करके करंट लिया था आई नॉट, ये था वी नॉट आर, ये था वी नॉट एल, और ये था वी नॉट सी। ये था आई नॉट एक्सी के बराबर, ये था आई नॉट एक्सएल के बराबर। इस बार मैंने लिया केस नंबर 2। मेरा ऐसा कहना है कि एक्सी बड़ा है अब एक्सएल से। तो जब एक्सी बड़ा है एक्सएल से, तो अब ऊपर वाला वेक्टर छोटा है, नीचे वाला वेक्टर बड़ा है, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट अब नीचे की तरफ आएगा। मानते हो क्या इस बात को? यस सर। ये हो जाएगा वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल। और अब जब मैं इसे वी नॉट आर में जोड़ूंगा तो नेट वोल्टेज अब लैग करता हुआ आएगा। मतलब अब वोल्टेज लीड नहीं कर रहा है, अब वोल्टेज लैग कर रहा है फाई एंगल से। समझे कि नहीं समझे? यस सर। यानी कि अब जो वोल्टेज है वो लीड नहीं कर रहा है, वो लैग कर रहा है। लैग करने का मतलब होता है पीछे है करंट से। कितना एंगल? अगर आप tan फाई लिखोगे मेरे ख्याल से, तो आपको दिख रहा है कि सर वो है वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल अपॉन वी नॉट आर। सबको लिख दोगे तो आई नॉट कट के आंसर आ जाएगा एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। ये आ जाएगा tan फाई। इतना चमका कि नहीं चमका? यस सर। देखते हैं क्या क्या जेड पे कोई फर्क पड़ेगा इस केस में। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि जेड पे कोई फर्क पड़ेगा। देखो, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट आर का होल स्क्वायर. डू यू एग्री? Yes, sir. अंडर रूट ऑफ आई नॉट एक्स सी माइनस आई नॉट एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट आर का होल स्क्वायर. यहाँ से आई नॉट को आप कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट. यानी कि आपने लिखा कि सर आई नॉट बराबर करंट की पीक वैल्यू इज बराबर वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर. इस बार एक्सप्रेशन आपने ये लिखा. तो जब आपने ये एक्सप्रेशन लिखा तो मुझे समझ में आता है कि ये पूरा माल मसाला क्या होना चाहिए बेटा? Z. क्या जेड पे कोई फर्क पड़ा? No, sir. ये जेड और ये जेड अलग अलग है. क्या फर्क है दोनों में? देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले उस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, क्या फर्क है? देखो ऊपर वाले में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर लिखा है, नीचे वाले में एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर लिखा है. देख पा रहे हो? Yes, sir. और हम लोग तो बेटा इतनी गणित तो जानते ही हैं, हमको ये समझ में आ रहा है कि इससे फर्क कोई नहीं पड़ रहा है. समझ में आई? Yes, sir. स्क्वायर हो रखा है ना उसका यार. तो 5 - 3 का स्क्वायर करोगे, 5 - 3 होता है 2, 2 का स्क्वायर 4 आएगा. और 3 - 5 का स्क्वायर करोगे तो 3 - 5 होता है -2, लेकिन स्क्वायर करके तो वो भी 4 ही आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. यानी कि जेड पे कोई अंतर. नहीं पड़ेगा. तो सर अगर जेड पे कोई अंतर नहीं पड़ता है तो ये दोनों केसेस हम लोग अलग अलग पढ़ते क्यों है? फर्क कहाँ है फिर? कोई मुझे बता सकता है? सर एक में वोल्टेज लीड कर रही है, एक में करंट लीड कर रही है. यस, एक में वोल्टेज आगे चलता है, एक में वोल्टेज पीछे चलता है. तो ये फर्क आपको याद रखना पड़ेगा कि जब एक्सएल बड़ा होता है तो वोल्टेज आगे चलता है, जब एक्सी बड़ा होता है तो वोल्टेज पिछू चलता है. क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. तो जेड कितना हुआ इसका? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर. तो अब इससे मुझे एक चीज समझ में आ गई, वो क्या है वो मैं दिखाता हूँ. अभी यहाँ पर हम लिख रहे हैं केस नंबर 3, और उस केस नंबर 3 को अभी आप भूल जाइए कि वो केस नंबर 3 क्या है. उस केस नंबर 3 के लिए मैं काफी जगह यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि केस नंबर 3 हम काफी देर बाद पढ़ने लायक हो पाएंगे. केस नंबर 3 के लिए अभी मैंने यहाँ पर क्या छोड़ दिया बेटा? जगह. इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? Yes, sir. अब देखो, एक ट्रिक सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें. जेड सबके याद करने की जरूरत नहीं है, सबके जेड याद करने की जरूरत नहीं होती है. देखो सिंपल सी ट्रिक क्या है. ट्रिक होती है इम्पिडेंस डायग्राम. जेड याद करने की कोई जरूरत नहीं है. ध्यान से सुनना. इम्पिडेंस डायग्राम में बस ये याद रखो, इम्पिडेंस डायग्राम फॉर सीरीज सर्किट्स. आपसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी किस तरीके से ऐड हो रहा है, स्केलर की तरह कि वेक्टर की तरह. वेक्टर की तरह. तो बस यही ट्रिक है, ध्यान से सुनना. बस इस फिगर को याद रखना. इधर आर बना लो, इधर बना लो एक्सी, और इधर बना लो एक्सएल. बस इनको 3 वेक्टर मान लो. इनका रिजल्टेंट तुम्हें हमेशा जेड दे देगा. इनका रिजल्टेंट तुम्हें हमेशा क्या दे देगा? रिजल्ट. जेड. कैसे? कैसे? सबसे पहला सर्किट देखो, सबसे पहला सर्किट अपन ने कौन सा पढ़ा था? क्या हमने सबसे पहला सर्किट सीरीज आरसी सर्किट पढ़ा था? यस सर. इसमें फाई की वैल्यू कितनी थी? इसको देखो, tan फाई एक्सी बाय आर दिख रहा है. यस सर. और जेड की वैल्यू कितनी थी? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर. बोलो हाँ या ना? यस सर. तो इस चीज को देखो मैं यहाँ ट्रिक से कैसे करूंगा. मुझे कुछ याद ही नहीं करना है, मैं तो ऐसे सोचूंगा कि मान लो मैं कौन से सर्किट की बात कर रहा हूँ. किस सर्किट की बात कर रहे हैं अपन? आरसी. आरसी. आरसी में एल है. नो सर. तो पहले तो इस फिगर में से एक्सएल वाला पार्ट हटा दो. हटा दिया? अरे हटा दिया. यस सर. अब यस इन सर. दोनों अब इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो जो बच गया. अगर मैं बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट लूंगा तो इतना तुमने वेक्टर पढ़ा है, दोनों 90 डिग्री पे हैं, क्या ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर नहीं आएगा? यस सर. यही जेड है. यही क्या है? जेड. और ये वाला जो एंगल बनेगा हमेशा फाई के बराबर ही आएगा. ये भी इस ट्रिक की खास बात है. आप फाई यहां से भी निकाल सकते हो. ये हमेशा फाई के बराबर आएगा. क्यों आएगा? देखो,
क्या तुमको ट्राइंगल से दिख नहीं रहा है बच्चों? tan phi इज इक्वल टू xc अपॉन r डायरेक्ट, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। तो डायरेक्ट देखो वही आंसर आ गया, सेम चीज, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं, एक फिगर से पूरा एसी खत्म हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। अब मान लो आरएल सर्किट होता, हालांकि अब मुझे इतना तुम समझदार हो कि पूरा दिखाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी छोटे छोटे बच्चों की तरह मैं एक बार दिखा देता हूँ। मान लो कौन सा सर्किट होता बेटा? आरएल। तो तुम क्या करते, तुम कहते सर आरएल की बात हो रही है तो एक्सी हटा देते, एक्सी है ही नहीं इसके अंदर। अब जब एक्सी हटा दिया तो ये दोनों बचे, तो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट लूंगा तो क्या वो ऐसा आ जाएगा, और क्या वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर आ जाएगा? यस सर। यही मेरा जेड है और यही एंगल फाई है। कैसे पता, देख लो बेटा, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर आ रहा है, वही आता भी है। दिखाऊं क्या ऊपर, या समझ आ गया? आ गया सर। आ गया। अब तीसरी चीज देख लो, मान लो सर्किट है एलसीआर, बट ये याद रखना ये सिर्फ सीरीज सर्किट्स के लिए है, ये ट्रिक सिर्फ कैसे सर्किट्स के लिए है? सीरीज सर्किट। मान लो एलसीआर होता, तो एलसीआर में तो तीनों ही होते हैं, हम हटाते नहीं। अब बताओ ऊपर क्या पड़ क्या है, एक्सएल एक्सी से बड़ा है या एक्सी एक्सएल से बड़ा है, कोई फर्क पड़ता है? नो सर। बस ये फर्क पड़ता है कि फाई एंगल आगे है या फाई एंगल पीछे है, बोलो है ना? यस सर। तो मैंने अपने मन से मान लिया कि एक्सएल बड़ा है, तो अगर एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल और एक्सी का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी। और अब जब मैं उसका आर के साथ रिजल्टेंट ले लूंगा तो वो रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा जेड। और ये सबको दिख रहा होगा सर, ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है। बोलो भाई यहाँ की ना? यस सर। और क्या ये एंगल फाई है? यस सर। देखो फिगर से, क्या tan फाई एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर दिख रहा है? यस सर। देखो भाई आया था, दिखाऊं? ये रहा, ये tan फाई आ गया, ये जेड आ गया, सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं? यस सर। कहीं ना कहीं हम रेजिस्टेंस को भी किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं? फैक्टर की तरह। बोलो भी बच्चों, को डाउट है? सर एलआर सर, सर एलसी सर्किट। क्या क्या क्या, क्या? बोलो बोलो। सर अगर एलसी सर्किट हो तो? हाँ बेटा अभी वो बताएंगे, एलसी सर्किट ही केस नंबर 3 है, केस नंबर 3 के अंदर वो अपने आप कवर हो जाएगा, अभी केस नंबर 3 नहीं पढ़ाया ना मैंने। यस सर। अब वो उसके अंदर आ जाएगा अपना। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो सीरीज सर्किट के लिए इम्पीडेंस डायग्राम क्लियर है? यस सर। चलो भैया, अब देखते हैं पावर इन एसी सर्किट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए जो आपका एसी वोल्टेज है वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो एसी करंट है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये हमारे एसी वोल्टेज और करंट है, ठीक है ना? तो आराम से कुछ कुछ सवालों का जवाब दो। अगर मुझे इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट करनी है तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ाया गया पावर होता है वी इंटू आई, यस और नो? यस सर। ये पावर कांस्टेंट आएगी कि हर टाइम पे अलग अलग आएगी? अलग अलग। क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू हर टाइम पर अलग अलग है, मानते हो कि नहीं? यस सर। तो जरा निकालते हैं पावर, कितनी आएगी पावर? ये हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये मेरे पास पावर आ गई, बोलो चलेगा बच्चों? यस सर। और वोल्टेज और करंट में वो कितना है फेज डिफरेंस? 5। तो इसका फेजर भी जरा यहाँ साइड से बना दूं। इसका फेजर कुछ ऐसा बता रहा है मुझे कि अगर ये एक करंट है आई नॉट तो वोल्टेज ऐसा है वी नॉट 5 एंगल आगे, चलेगा? यस सर। हाँ भाई, ये जो पावर आई है ये इसको एक्सप्लॉइट करते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो साइन ओमेगा टी माइनस 5 लिखा है ना, इसको मैंने ऐसे खोल दिया, साइन ओमेगा टी कॉस 5 माइनस कॉस ओमेगा टी साइन 5 लिख सकता हूँ। यस सर।
अब मैंने पावर को लिखा वी नॉट आई नॉट कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस वी नॉट आई नॉट साइन फाई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। क्या मैं पावर को ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। नेक्स्ट स्टेप देखो, सबसे क्रूशियल है। वी नॉट आई नॉट कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस वी नॉट आई नॉट साइन फाई इंटू साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। क्या किया मैंने? अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो ये देखो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, और 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख दिया। कितना चमका कि नहीं चमका? यस सर। अब ये जो पावर का फंक्शन मैंने गंदा सा बनाया है, क्या लग रहा है इसे देख के? पावर हर टाइम पे सेम आएगी कि टाइम का फंक्शन है हर टाइम पे अलग अलग आएगी? अलग अलग आएगी। तो इसीलिए, क्योंकि हर टाइम पे पावर अलग अलग आ रही है, तो हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं वो बात करते हैं एवरेज पावर की। एवरेज पावर इन वन साइकिल, कि भैया एक साइकिल में कितनी पावर है। बोलो, इतनी बात समझ में आई? यस सर। तो एक बात बताओ, पिछला लेक्चर अगर आप सबको याद है तो वहां एक चीज बताई थी मैंने, उस चीज का मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज करूंगा कि एक पूरी साइकिल में साइन की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, याद है किसी को? 0 और साइन स्क्वायर की 1/2। याद आया? यस सर। तो जब मैं एवरेज लूंगा तो ये जो राइट वाली टर्म है इसका तो 0 हो जाएगा और साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि एवरेज पावर विल बी इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कॉस फाई अपॉन 2। क्या है चमका? यस सर। नेक्स्ट स्टेप देखो, वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, ये जो अपॉन 2 है इसे ऐसे लिखा जा सकता है। यस। अब अगर आप वोल्टेज और करंट का जो फंक्शन देखें, क्या ये दोनों फंक्शन हम लोग साइनसोइडल लेके चले थे? यस सर। तो हमको पता है कि अगर साइनोसॉइडल लेके चले थे तो वी नॉट बाई रूट टू इसकी आरएमएस वैल्यू है। पिछली बार ट्रिक सिखाई थी कि अगर आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी का फंक्शन होता है तो पीक वैल्यू बाई रूट टू उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। याद आ रहा है? यस सर। ये करंट की आरएमएस वैल्यू है। तो हमारे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कोई दिक्कत है? नो सर। याद रखिएगा, इसमें से कॉस फाई क्या होता है? कॉस फाई को एक नाम दिया गया है पावर फैक्टर। क्या नाम दिया गया बेटा? पावर फैक्टर। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है पावर फैक्टर की? कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। सिंपल सी बात है। बोलो भाई, सिंपल सी बात है कि नहीं? यस सर। कोई दिक्कत? तो ये एवरेज पावर का पहला फॉर्मूला है जो हम सबको याद होना चाहिए। अब मैं आपको एक सिमिलैरिटी दिखाने जा रहा हूँ जो कि एसी और डीसी दोनों में हमने पढ़ी थी। दोनों में हमने पढ़ी थी। वो डेरिवेशन से ना आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखेगी कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो अभी मैंने डिराइव करा है, ये अपने बोर्ड के पेपर के लिए तो सही है, बढ़िया है। बोर्ड के पेपर में अगर डिराइव करने को आएगा एवरेज पावर का फॉर्मूला तो अपन यही लिखेंगे, यही यूज भी करेंगे। पर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना तो एक बढ़िया जुगाड़ भी होता है, जिसे अगर मैं लगाऊं तो एक तो इजीली सॉल्व हो जाएगा और उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। उसको पढ़ने से पहले मुझे याद करो, जब मैंने तुम्हें डीसी सर्किट्स पढ़ाया था तो वहां क्या बताया था कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर में से वो कौन सी चीज है जो पावर को कंज्यूम करती है? बैटरी की पावर को कंज्यूम कौन करता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर कहाँ कंज्यूम करता है बेटा? कैपेसिटर तो एनर्जी स्टोर करता है। यस सर। बैटरी जो वर्क करती है, याद आ रहा है, उसमें से आधा कैपेसिटर स्टोर कर लेता था, सीवी स्क्वायर का यस वर्क सर। हाफ सीवी स्क्वायर स्टोर कर, नहीं याद आ रहा है? चलो मैं यस ऐसे, सर। कैपेसिटर एनर्जी खाता है कि एनर्जी स्टोर करता है? स्टोर करता है। इंडक्टर स्टोर करता है। हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी स्टोर करता है, याद आया? यस सर। रेजिस्टेंस एनर्जी स्टोर करता है कि खा जाता है हीट की फॉर्म में? आ जाता है। तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस ही तो है जो पावर कंज्यूम करता है, बोलो हाँ या ना? यस सर।
और यहाँ पर भी हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि एसी सर्किट में भी जब आप एवरेज पावर निकालते हैं जो आपने निकाली है, ये सारी की सारी एवरेज पावर किसके अक्रॉस कंज्यूम होती है? रेसिस्टर। दिस इज कंज्यूम्ड अक्रॉस रेजिस्टर ओनली। मतलब एक साइकिल में ऑन एन एवरेज इंडक्टर और कैपेसिटर मिलके कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करते। अब आप कहोगे सर ऐसा आप कैसे कह रहे हो, इसका प्रूफ दो हमें। तो हम इसका आपको प्रूफ दे देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या आप लोग ऐसा मानते हैं कि आई पीक इज इक्वल टू वी पीक अपॉन जेड? एग्रीड? यस सर। दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर दो। अगर दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड। एग्रीड? यस सर। इसको उठा के एवरेज पावर के फॉर्मूले में रख दो। तो एवरेज पावर के फॉर्मूले में जो वी आर एम एस लिखा हुआ है उसकी जगह में लिख दिया आई आर एम एस इंटू जेड। यहाँ से वी आर एम एस की जगह लिख दिया आई आर एम एस इंटू जेड, साथ में लिखा हुआ आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। तो क्या ये आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू जेड कॉस फाइव हो गया? बोलो हाँ या ना? यस सर। और इम्पॉर्टेंट चीज, अभी जो आपको इम्पीडेंस डायग्राम वाली ट्रिक सिखाई थी, जरा इसको देखिए। इस ट्रिक को ध्यान से देखो और देख के बताओ, क्या तुम्हें कॉस फाइव आर अपॉन जेड दिख रहा है? यस सर। तो कॉस फाइव की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हो? आर अपॉन जेड। तो अगर मैं इसकी जगह आर अपॉन जेड लिख दूं तो जेड जेड कट गया कि नहीं कट गया? यस सर। तो अगर जेड जेड कट गया तो पावर का फॉर्मूला आया आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। यानी कि इस फॉर्मूले में एल या सी की कोई टर्म आई है या सिर्फ आर की टर्म आई है? सिर्फ आर। यानी कि सारी पावर, एवरेज पावर कौन खा रहा है? रेसिस्टर। डीसी में भी तो पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर ही होता था। यस सर। बस यहाँ पे आई की जगह आई आर एम एस आ गया। यानी कि सारी की सारी पावर कौन खा जाता है? रेसिस्टर। रेजिस्टेंस खाता है। तो ये दूसरा फॉर्मूला है एवरेज पावर का जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बताइए अब क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो जरा पूछ लो मुझसे यहाँ तक का। है क्या? नो सर। एनीवन? नो सर। सब क्लियर है? यस सर। जल्दी बताओ बेटा, सब क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो अब हम इस लायक हो गए कि अब हम लोग क्या पढ़े? केस नंबर 3। 3। जरा याद करिए पहला केस क्या था, मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। सीरीज एलसीआर सर्किट का फेजर था, ये आई नॉट था, ये था वी नॉट आर। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेम्बर। ये था वी नॉट सी विच वॉज आई नॉट एक्स सी। ये था वी नॉट एल विच वॉज आई नॉट एक्सएल। पहले केस में हमने किसे बड़ा माना था? हमने एक्सएल को बड़ा मान लिया था, तो ऊपर वाला वेक्टर बड़ा हो गया था, तो नेट वोल्टेज लीड कर रहा था। दूसरे केस में हमने एक्सी को बड़ा मान लिया था, तो नेट वोल्टेज लैग कर रहा था। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब कितने लोगों को समझ में आता है कि सर जो थर्ड और सबसे इंटरेस्टिंग केस बन रहा है वो बन रहा है अगर एक्सी और एक्सएल बराबर हो जाए तो? देखिए, एक केस में आपने एक्सी को बड़ा माना, एक केस में आपने एक्सएल को बड़ा माना। मेरा कहना है अगर दोनों बराबर हो जाए तो, अगर दोनों बराबर हो गए तो क्या वी नॉट एल और वी नॉट सी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? यस सर। यानी कि अब नेट वोल्टेज के नाम पे क्या बचेगा? वी नॉट आर। और वो रेजिस्ट करंट से लीड कर रहा है, लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? इक्वल में है। ना लीड कर रहा है और ना, लैग। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अब वोल्टेज और करंट किस में आ गए? अब वोल्टेज और करंट किस में है बेटा?
सेम फेस। सेम फेज में। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। इसी को बोलते हैं कि सर्किट में रेजोनेंस आ गई है। सर्किट में क्या रिसीव अचीव हो गया है? रेजोनेंस। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। सर्किट में आ गई है रेजोनेंस, यानी कि जब एक्सएल बड़ा होता है तो वोल्टेज आगे चल रहा होता है, जब एक्सी बड़ा होता है तो वोल्टेज पीछे चल रहा होता है। लेकिन जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं तो वोल्टेज और करंट एक फेज में चल रहे होते हैं, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है इनके बीच में। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? रेजोनेंस। लेंस। अब आपसे पूछा जाएगा कि रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो मैं सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज अभी अभी डिस्कस करूंगा, बाकी जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे तो हम इसी रेजोनेंस का और पोस्टमार्टम करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस। क्या आप मुझे बता सकते हैं जेड कितना निकाला था हमने? ये सर्किट का जेड कितना था? सीरीज एलसीआर का अंडर जेड कितना था? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल का स्क्वायर। लेकिन अब तो हम कह रहे हैं कि एक्सएल और एक्सी बराबर है, तो अगर एक्सएल और एक्सी बराबर है तो ये टर्म तो कट गई। जेड सिर्फ कितना बचा? आर। और ये जेड की मैक्सिमम वैल्यू होगी कि मिनिमम वैल्यू होगी? मिनिमम वैल्यू। मानते हो? यस सर। अरे यार, अंडर रूट आर स्क्वायर में तुम कुछ ऐड कर रहे थे, ये ऐड कर रहे थे, ये जो वैल्यू है अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी कि नहीं होगी? स्क्वायर है। यस सर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? आर। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इसकी मिनिमम 0 ही हो सकती है कि नहीं? यस सर। तो जब ये मिनिमम होगा तभी तो जेड मिनिमम होगा। क्या ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। तो जेड की मिनिमम वैल्यू अचीव हो जाती है विच इज इक्वल टू आर। तो एक बात बताओ, अभी अभी ऊपर दिखाया था मैंने, यहाँ देखो कहाँ गया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आर एम एस करंट इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड? यस सर। तो अब जो जेड है वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मिनिमम। तो करंट अपने को क्या मिलेगा? अरे खुद से सोचो, जेड मिनिमम का मतलब मैक्सिमम। रेजिस्टेंस मिनिमम है, तो करंट क्या मिलेगा? मैक्सिमम। तो अब मुझे आई आर एम एस की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी विच विल बी वी आर एम एस अपॉन जेड मिनिमम। और जेड मिनिमम है किसके बराबर? आर के बराबर। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। तो पहली चीज, हम रेजोनेंस के बारे में क्या क्या जानते हैं? हम रेजोनेंस के बारे में ये जानते हैं कि जब किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट में एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं तो रेजोनेंस की 3 प्रॉपर्टी हमको पता चल जाएंगी। जब भी एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं। और उसमें क्या होता है? उसमें पहली चीज ये होती है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में आ जाते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि जेड मिनिमम हो जाता है। और तीसरी चीज ये होती है कि करंट मैक्सिमम हो जाता है। क्या इतना याद रहेगा? सर आरएमएस की वैल्यू तो कांस्टेंट ही होगी ना, पीक वैल्यू अपॉन रूट 2। क्या? सर आईआरएमएस की वैल्यू तो कांस्टेंट ही होती है ना, पीक हाँ, वैल्यू बट बेटा अपॉन रूट पीक 2। वैल्यू तो चेंज हो सकती है। सर वो तो आई नॉट गिवन ही होती है। आई नॉट थोड़ी गिवन होती है, वोल्टेज गिवन होता है ना। करंट की पीक वैल्यू क्या होगी? अच्छा से सोचो, करंट की पीक वैल्यू क्या वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन जेड होगी? यस सर। तो अगर जेड चेंज होगा तो करंट की पीक वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो उससे आरएमएस चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो जब जेड मिनिमम होगा तो करंट की पीक वैल्यू मैक्सिमम होगी। यस सर। करंट की पीक वैल्यू मैक्सिमम होगी तो आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम होगी। यस सर। वही लिखा हुआ है। समझे नहीं समझे? यस सर। और बताओ, और कोई डाउट? इतना क्लियर है सारे बच्चों को? जल्दी बताइए। यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? नो सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।